आज की इस वीडियो का टॉपिक है IAS 33 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 जो कि अर्निंग पर शेयर में डील करता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि IAS 33 के मुताबिक अर्निंग पर शेयर को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को परफॉर्म किया जाता है। तो अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा या वो पोर्शन होता है जो कि कंपनी अपने हर शेयर को ईच आउटस्टैंडिंग शेयर को एलोकेट करती है। मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो एक शेयर पर तकसीम होता है उसे अर्निंग पर शेयर कहा जाता है। जैसे कि लेट सपोज अगर एक कंपनी है उस्मान एंड कंपनी, कंपनी ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है और उसके टोटल जो शेयर्स हैं वो 100,000 शेयर्स हैं। अब अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर कितनी होगी कि इस प्रॉफिट को जितने शेयर्स हैं कंपनी के पास 1 लाख, उन शेयर्स पर डिवाइड किया जाएगा, देखा जाएगा कि हर शेयर की कितनी अर्निंग है और उसको प्रॉफिट की बेसिस पर देखा जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि जो पर शेयर हमारे पास अमाउंट आई है प्रॉफिट को शेयर पर एलोकेट करने के बाद, उस अमाउंट को हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर। और IAS 33 जो है वो इसी अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड कंपनीज को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताती है ताकि जो तमाम कंपनीज हैं इंटरनेशनल लेवल पर वो इसको देख सके और इसी को फॉलो कर सकें। इस IAS में हम पढ़ेंगे कि कंपनी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्यों कंपनीज IAS 33 यूज करती हैं, IAS 33 को कहां पर अप्लाई किया जाता है, किस डेट से ये जो IAS 33 है उसको कंपनीज ने यूज करना स्टार्ट किया, उसमें कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि कंपनी किस तरह से IAS 33 के अंडर अर्निंग पर शेयर की मेजरमेंट कर सकती है। और ये दो मेजरमेंट्स हमने देखनी है जिसमें बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोई एडजस्टमेंट आती है प्रॉफिट में या शेयर में तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट क्या की जाएगी। और फिर फाइनली ये देखेंगे कि कंपनी कहाँ पे अर्निंग पर शेयर को प्रेजेंट करेगी और कहाँ पे इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स देगी। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। IAS 33 कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता है। तो IAS 33 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि IAS 33 कंपनीज को प्रिंसिपल्स देता है, असूल देता है कि कंपनी किस तरह से अर्निंग पर शेयर को डिटरमिन करे, उसको प्रेजेंट करे। तो अर्निंग पर शेयर की प्रेजेंटेशन और डिटरमिनेशन के जो प्रिंसिपल हैं जो IAS 33 है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन प्रिंसिपल्स को डिफाइन करे। उसके बाद IAS 33 ये कहता है कि उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी जब IAS 33 के मुताबिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करे तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस कंपैरिजन है वो इम्प्रूव किया जा सके। तो इन दो रीजंस की वजह से IAS 33 जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि कंपनीज को IAS 33 के मुताबिक अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने में और प्रेजेंट करने में कोई भी इशू ना रहे और तमाम जो कंपनीज हैं वो एक जैसे अकाउंटिंग परफॉर्म कर सके अर्निंग पर शेयर के लिए। अब यहां तक हमने देख लिया कि कंपनी के IAS 33 के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनीज इस IAS 33 को कहां कहां पे अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्टैंडर्ड है ये डिफरेंट जगहों पे कंपनीज जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। तो हम अब चलते हैं कि जानते हैं कौन कौन सी जगह पे कंपनी इस स्टैंडर्ड को अप्लाई कर सकती है, इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लेते हैं कि कंपनी जो है वो सेपरेट या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी में ये जो IAS 33 है उसको अप्लाई कर सकती है। सेपरेट या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि उसके लिए अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो लेट सपोज इस हमने ऊपर बात की थी उस्मान एंड कंपनी की। अब यहाँ पे उस्मान एंड कंपनी जो है वो एक अकेली कंपनी है, उसका आगे से कोई भी ग्रुप नहीं है या उसकी कोई भी सब कंपनी नहीं है।
तो ये एक अकेली कंपनी है। जब ये अकेली कंपनी अपनी कोई सेपरेट, अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी की स्टेटमेंट बनाएगी तो उसे कहा जाएगा कि ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जब कंपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो उसके अंदर कंपनी अपने प्रॉफिट को प्रेजेंट करेगी। तो जहां पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट को प्रेजेंट करना है वहीं पर अर्निंग पर शेयर भी कंपनी जो है उसको अर्निंग पर शेयर के IAS 33 को अप्लाई करेगी, क्योंकि IAS 33 अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट से बिलोंग करता है। उसी तरह से अगर सेपरेट एंटिटी जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए IAS 33 को फॉलो करेगी तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज की, वहां पर भी पेरेंट कंपनी जो है वो अर्निंग पर शेयर को अप्लाई करती है। और इवन अगर किसी कंपनी ने, अगर किसी सब ऑर्डिनेट ने अपनी अलग से स्टेटमेंट प्रिपेयर की है, जैसा यहाँ पे अपने सेपरेट और इंडिविजुअल की बात की थी, तब भी IAS 33 को अप्लाई किया जा सकता है। अब जिस तरह से हम लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि ये उस्मान एंड कंपनी अकेली कंपनी नहीं है, बल्कि उस्मान एंड कंपनी की आगे से डिफरेंट ब्रांचेस हैं या डिफरेंट सब कंपनीज हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज A, B और C ये 3 कंपनीज हैं। जब ये 3 कंपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी तो उन्हें कहा जाएगा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर भी IAS 33 को फॉलो करके अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट की जाएगी और प्रेजेंट की जाएगी। लेकिन अगर इन तीनों कंपनीज को मिला के उस्मान एंड कंपनी बनती है और उस्मान एंड कंपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाती है, मतलब तीनों कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करते हुए अगर वो अपनी स्टेटमेंट्स बनाती है, तब भी कंपनी IAS 33 को फॉलो करते हुए अर्निंग पर शेयर के ट्रीटमेंट को परफॉर्म करेगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि बेशक सेपरेट कंपनी हो या कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी हो, कंपनी IAS 33 को अप्लाई करेगी। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ये 2 तरह की कंपनीज जो हैं वो इस IAS 33 को अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन ये कहाँ पर कर सकती हैं? जहां पर कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर हैं या पोटेंशियली ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, जिनके बारे में हम जाके डिफाइन टर्म्स में देखेंगे कि IAS 33 ऑर्डिनरी शेयर और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर को किस तरह से डिफाइन करता है। तो यहाँ पर कंपनी के जो ऑर्डिनरी या पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होंगे, अगर वो ट्रेड होते होंगे पब्लिक मार्केट में, मतलब जनरल पब्लिक, आम लोग अगर उसके शेयर्स खरीद या बेच सकते होंगे, तब कंपनी IAS 33 को अप्लाई करेगी सेपरेट या इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। या फिर अगर कोई कंपनी ऐसे प्रोसेस में है जिसमें कंपनी ने फाइल कर दी है या कंपनी ने फाइल करनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिक्योरिटी कमीशन के साथ या किसी और अथॉरिटी के साथ, तब कंपनी के ऊपर ये लायबल है कि कंपनी IAS 33 को फॉलो करके अर्निंग पर शेयर को प्रेजेंट करे अपनी स्टेटमेंट्स में। तो दोनों जो कंपनीज हैं, बेशक वो सेपरेट है या कंसोलिडेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें ये देखा जाएगा कि अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं या फिर कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट्स को सिक्योरिटी एक्सचेंज या अदर अथॉरिटी पे फाइल करना है, तब कंपनी के लिए लाजिम है कि कंपनी वहां पर IAS 33 को अप्लाई करे। उसके बाद अब हम ये जान लेते हैं कि कौन सी इफेक्टिव डेट है। ये इफेक्टिव डेट बेसिकली जिस दिन से इस IAS ने तमाम कंपनीज पर अप्लाई होना था उस डेट को, उस टाइम पीरियड को बताती है। तो ये जो IAS 33 है ये बेसिकली 2005 में आया था, 2004 में ये बना था और इसके लिए कहा गया था कि ये ऑन या 1 जनवरी 2005 या उसके बाद तक ये अप्लाई होता रहेगा। तो इस IAS 33 ने वर्क कब करना था? 1 जनवरी 2005 पे, और इसने एनुअल पीरियड की बिगनिंग पे, मतलब 2005 के स्टार्ट से या उसके बाद किसी भी वक्त इस IAS 33 को स्टेटमेंट्स में अप्लाई किया जा सकता था। अब यहां तक हमने 3 पॉइंट्स देख लिए हैं जो कि बेसिक IAS 33 से रिलेट करते थे। अब IAS 33 में हमने ऑर्डिनरी शेयर, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, पर शेयर, डाइल्यूशन, ये तमाम जो टर्म्स देखी हैं, इनको IAS 33 अपने स्टैंडर्ड के अंदर ही डिफाइन करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म्स पर चलेंगे। तो अगर ऑर्डिनरी शेयर की बात की जाए तो ऑर्डिनरी शेयर बेसिकली कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब कंपनी अपनी जो इक्विटी है उसको जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जनरल पब्लिक को या डिफरेंट शेयर होल्डर्स के दरमियान में तकसीम करती है, उस शेयर को, उस इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डिनरी शेयर कहा जाता है।
या तो इसके कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगी या अदर क्लासेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके अंदर आते हैं। जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर है, ऑर्डिनरी शेयर के आगे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर और डिफरेंट ऑर्डिनरी शेयर भी इसी ऑर्डिनरी शेयर की कैटेगरी के अंदर लाए करेंगे। तो ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि शेयर होल्डर्स को इश्यू किया जाता है। सेकेंड जो टर्म IAS 33 खुद डिफाइन करता है वो है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। तो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, जिस तरह ऑर्डिनरी शेयर बेसिकली एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी तरह पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर भी एक ऐसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि होल्डर को एंटाइटल करता है, मतलब वो इसको इस काबिल करता है कि वो ऑर्डिनरी शेयर लेने का हक रखते हैं। तो जो जितने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट के बदले या किसी और इंस्ट्रूमेंट के बदले जितने भी शेयर्स इशू किए जाते हैं किसी एग्रीमेंट के बदले, उन तमाम शेयर्स को कहा जाता है कि ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। जिस तरह से लेट्स सपोज कि कोई राइट इशू किया जा रहा है। राइट इशू कंपनी क्या करती है कि अब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट दे देती है कि कंपनी अगर नए शेयर इशू करे तो उनमें सबसे पहले अपने पुराने शेयर होल्डर्स को हिस्सा दे। तो अगर कंपनी कोई राइट इशू करती है तो वो कंपनी पहले से इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब पहले से ऑर्डिनरी शेयर की वजह से कर रही होती है। इसलिए जो राइट इशू होगा वो कंपनी का पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होगा। तो अब इसके बाद जो थर्ड टर्म IAS 33 डिफाइन करता है वो है डाइल्यूशन। अब ये डाइल्यूशन क्या है? तो ये बेसिकली रिडक्शन होती है अर्निंग पर शेयर में। जिस तरह से हमने बात की थी कि ₹2 जो है वो पर शेयर अर्निंग आ रही है, अर्निंग पर शेयर ₹2 है, लेकिन अब लेट सपोज कि ये 2 के बजाय अर्निंग पर शेयर 1.8 रह जाती है, तो इसे क्या कहा जाएगा कि ये कंपनी की डाइल्यूशन है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो रही है और ये जो रिडक्शन है ये डाइल्यूशन कहलाती है। या फिर ये तो प्रॉफिट के केस में हो गया कि अर्निंग पर शेयर जो है वो रिड्यूस हो रही है, या फिर दूसरी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक लॉस पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों की वजह से कंपनी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है। किस तरह से? लेट सपोज कंपनी लॉसेस पर है और कंपनी की ₹5 पर शेयर लॉस आ रहा है। अब अगर लॉस बढ़ के 5.2 हो जाता है तो इसे भी हम डाइल्यूशन ही कहेंगे, क्योंकि ये लॉस में इंक्रीज आया है, प्रॉफिट या अर्निंग में इंक्रीज नहीं आया। तो जब भी अर्निंग का रिडक्शन या लॉस पर शेयर में इंक्रीज, उसे हम कहेंगे डाइल्यूशन। इसी तरह से जो लास्ट टर्म IAS 33 ने डिफाइन की है वो है एंटी डाइल्यूशन। जिस तरह से डाइल्यूशन का मतलब है कि अर्निंग पर शेयर में रिडक्शन, इसी तरह से एंटी डाइल्यूशन का मतलब है कि या तो अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज होगा या फिर लॉस में रिडक्शन होगी, मतलब दोनों की वजह से कंपनी को जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज को कहा जाता है एंटी डाइल्यूशन। तो अब जिस तरह से हम एज्यूम करें कि पहले जो है वो अर्निंग पर शेयर ₹2 की थी, अभी अर्निंग पर शेयर बढ़कर ₹2.5 की हो गई है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है? ये एंटी डाइल्यूशन हुई है कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज कर गई है। या फिर लेट सपोज लॉस जो है वो ₹5 आ रहा था, अभी लॉस ₹5 नहीं बल्कि लॉस रिड्यूस हुआ है 4.5 पर आ गया है। तो हम यहाँ पर देखें तो लॉस भी रिड्यूस कर रहा है और अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज कर रही है, तो इसे हम कहते हैं कि ये एंटी डाइल्यूशन है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि IAS 33 कौन कौन से टर्म्स को डिफाइन करता है, IAS 33 की इफेक्टिव डेट क्या थी, उसको किस तरह से किस किस जगह पे अप्लाई किया जा सकता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि कंपनी किस तरह से मेजरमेंट और बाकी की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कर सकती हैं IAS 33 के अंदर, और हम IAS 33 को फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।